कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। यहीं पे या बाहर कहीं, यहीं पे या कहीं बाहर, बाहर यहीं पे ना। डालो हेडिंग, डालो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या तो CFT बोलते हैं इसको हम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। बाकी प्रिपरेशन घर पे चल रही है ठीक से आपकी? आपने बताया था उसका रिजल्ट कब आएगा? तो पता तो होगा ही। जनरली नहीं आता, मैम कह रहे थे कि क्या नाम है चेक करेंगे अभी अगले मंडे तो नहीं, वेडनेसडे। इतनी लेट CFT? तो जैसे आपने VFT पढ़ा था ना, वैसे ही आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा CFT। CFT का मतलब क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। तो ये प्रपोज किसने किया था पहले लिखो फर्स्ट लाइन में, इट इज़ प्रपोज्ड बाय, गुड आफ्टरनून, प्रपोज्ड बाय H. वेटे। अभी जस्ट मैंने वेट करते करते स्टार्ट किया, बस हेडिंग है यही डालो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। प्रपोज करी थी इसको H, बड़े अजीब से नाम होते हैं, H. वेटे एंड वैन ब्लैक, अच्छे अच्छे नाम है इनके। हाँ, वैन ब्लैक, VLACK। उस दिन आपने VVT पढ़ ली थी शिव। अब हम आगे स्टार्ट करें, टुडे इज CFT, ठीक है। तो CFT को प्रपोज किसने किया था? H. वेटे एंड वैन वेलक ने। अब आपको अफवाह प्रिंसिपल याद होगा, सबसे अच्छे से आपको पता चलता है अफवाह प्रिंसिपल पसंद था आपको, भूल गए कि याद है आपको थोड़ा थोड़ा, कि इंक्रीजिंग ऑर्बिटल्स में भरना होता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो 11th क्लास में एक प्रिंसिपल होता था जिसको हम कहते हैं अफवाह प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 1s2 2s2 ये जो भी हम लिखते होते हैं, ये शिव आपका कल हो जाएगा सैटरडे को। तो जो भी हम भरते हैं अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल, हमेशा हम कैसे भरेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्बिटल्स में, मतलब जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, कैसे था? SSP, SPS, DPS, हाँ DPS, DPS, FDPS, ये जो सीक्वेंस होती है, मतलब पहले इसमें 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 भरते चले जाएंगे, तभी हमारी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? आगे चलती जाएगी। तो ये थ्योरी प्रपोज किसने की थी? इन दोनों ने प्रपोज की थी। इसके बाद हमारे एक अफवाह जो थे, ये 11th में हम पढ़ के आए थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बस ये बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर सकते हैं, सबकी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग। अगर ये नहीं समझ आया तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था KLMN, कि पहले भाई KLM भरेंगे तभी तो आगे के उसमें हम जाएंगे, या पहले ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, पिछली क्लास में पढ़ के गए कौन कौन से स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और कौन सा पढ़ाया था मैंने शिव? टेट्राहेड्रल भी था, बस 3 नहीं, उतना नहीं है, इसमें 2 ही है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे है ना। ऑक्टाहेड्रल था और टेट्राहेड्रल वाला था। तो कह रहे हैं कि अगर हम P शेल में भरते होते हैं, P के 3 टाइप्स होते हैं, शायद ध्यान से सुना, आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया होगा, ठीक है। P का हमारे पास होता है PX, PY और PZ, तीनों प्लेन में होता है, पता है ना आपको। X हो गया, Y हो गया, इधर क्या होता है? Z एक्सिस होती है, ये X एक्सिस, Y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस हो गई? Z एक्सिस हो जाती है। तो ये P जो होता है ना, तीनों में कहीं पे भी भर सकता है, पर P के अंदर पहले मैं X में भर दूँ, Y में भर दूँ, Z में भर दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो P वाले तो हमारे चल पड़ते हैं। आपने P भी पढ़ा था, और D के बारे में भी बात कर रहे थे। D में 5 बॉक्स होते थे, फिर उसमें हम बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे। तो D में कह रहे हैं, D का होता है DXY, पहला पार्ट हो गया। दूसरा होता है DYZ, और तीसरा D का Z और X। ये 3 एक्सिस होते हैं D के पास। P के पास कौन से थे? ये 3 होते हैं, और D के पास क्या होते हैं? ये वाले 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको तो याद होना चाहिए सारा का सारा। तो अब इन 3 ऑर्बिटल्स में कैसे होते हैं, किस में हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स भरने। तो इसमें ना किसी के भी शेप आप ले लो तो ऐसा ही होता है, डम्बल शेप कहते हैं। P को हम क्या कहते हैं?
डम्बल शेप। ये ऐसे गोल से शेप होते हैं, जब हम देखेंगे 3D की फॉर्म में तो डम्बल शेप दिखेंगे। तो इसमें शेप सेम होती है, कहीं पे भी भर दो ना, एक ही बात है, पहले कोई सा भर दो, XYZ कुछ भी भर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। पर डी में क्या होगी, डी ऑर्बिटल्स में ये जो तीनों बनाए हैं ना मैंने, सबकी शेप क्या होगी, अलग होती है। शेप क्या होगी, सबकी अलग अलग शेप होती है। तो डी में तो हमें दिक्कत आ जाएगी कि भाई पहले कौन सा भरना है, फिर हमें कोई दूसरा भरना होता है, तो इनमें शेप की दिक्कत आ गई। तो डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये तो मैंने 3 ही लिख दिए, भूल गई मैं लिखना। DX² माइनस Y² DZ²। तभी तो आपने डी के 5 डब्बे बनाए थे, अगर आपको याद हो तो उस दिन बना के गए हो। डी के 5 डब्बे और पी के कितने बना के गए थे, 3 बनाते होते, तभी हम पी में 6 भरते हैं और डी में 10 भरते होते थे। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 और 10 भर रहे होते थे। ये चीज़ें ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो अब आपको इसके अंदर याद रखना है, पहले समझा रही हूँ फिर लिखवाना स्टार्ट करूँगी, क्लियर है। तो इसमें जैसे उसमें आपने ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाए थे, बॉक्सेस बना के इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, उसमें आपने इनर ऑर्बिटल में भरना है, आउटर ऑर्बिटल में भरना है, वो आ गया था पूरा। तो अब इसमें भी सेम चीज़ें हमने करनी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मे भी शायद आज ये चैप्टर लास्ट हो जाता, देखते हैं होता है या नहीं होता है। कल सबकी छुट्टी है, कल मॉर्निंग में अगर बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, छुट्टी क्यों करोगे, स्कूल में छुट्टी है, ठीक है। तो अब आपका ये कोई स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। अब आपका देखो एक्सिस पे आ जाएगा, ये पी शेप था ना, पूरे एक्सिस को कवर कर रहा है, सारे के सारे एक्सिस में आ रहा है आपका। तो ये तो ऐसे बना दोगे, ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, हमें आएगा बनाने को, तो वैसे वैसे सेम चीज़ें हमने स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो और मैंने आपको क्या बनाया, डबल डम्बल। अगर टेट्राहेड्रल का बनता है ऐसे इधर वाले रीजन में, ये किसके लिए होगा, टेट्राहेड्रल के लिए होगा। ये वाला शेप टेट्राहेड्रल के लिए बताया। और बताया है जो मैंने ये बना रखा है, ये आपको ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और इसको ये हमारा है कौन सा है, ये भी सेम है, मतलब एक्स एक्सिस के लिए किस लिए बना रखा है। एक आपका सिंपल ये वाला है, ये सब पी के बना रही हूँ मैं, पी ऑर्बिटल्स ही बनाई जा रही हूँ आपके, पी के कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। अब आपको अगर मैं बताऊँ, इस पर आप लिख सकते हो, बना भी लो साथ के साथ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद रहेगा आपको। शेप्स तो आप बना ही सकते हो, DX² माइनस Y² और DZ², ये इसका ही है, तो सिंपल पी ऑर्बिटल्स का है। और ये वाला जो आपने बनाया है, ये है आपका DXY DYZ और DZX, ये इसका है। और ये डी के 5 जो थे ना, तो पहले 3 के स्ट्रक्चर देख लो कैसे हैं, और बाकी 2 के स्ट्रक्चर्स अलग फॉर्म में वो दिख रहे होंगे। समझ आ रहा है क्या कह रहे, डी का 5 था ना, तो वो जो 2 होते हैं उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और जो बाकी के 3 हैं X² वाले, ये 3 का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल के लिए। ये तो नॉर्मल पी को दिखा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। किसको, ये शेप्स बनी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, पी की शेप बनी हुई है, पी और डी ऑर्बिटल्स की, सॉरी डी का डबल डम्बल होता है। ये इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं एस, ठीक है, इसको कहते हैं पी, इसके बाद आता है डी, ये होता है डी, इसको कहते हैं हम डी। ये आपके 11th में एस पी डी, ये सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एफ़ का और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है एफ़ का, तो हम डी तक ही बात कर रहे हैं। तो डी में भी, पी में तो यही होते हैं। पी क्या बताया मैंने आपको, पी एक्स वाई पी वाई 3 बताए थे ना आपको, तो उसमें सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती।
हाँ, वो और पूरा जो टेट्राहेड्रल टाइप का आ जाता है उसमें और कॉम्प्लिकेटेड। अब डी में 5 थे ना, 5 बक्से होते थे डी के अंदर, तो डी में जो 3 हैं वो तो ऐसा बना रहे हैं, बाकी 2 कैसा बना रहे हैं, ये फ्लावर शेप का बना रहे हैं। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरने हैं या इसके अंदर भरने हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। पी में कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, ठीक है। तो यही चीज़ बनाई थी। तो अब हम बनाएंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन करने के समझो या तो समझ रहे हैं। अब बस इसको याद रखो कि इस पूरे को ना एक नाम दिया गया है, वी कॉल्ड इट एज T2G। इस पूरे झुंड को, इस पूरे को मैं बार बार dxy कहाँ से लिखते रहूँगी, तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, T2G बोल दिया। और इनको बोलते हैं EG, स्मॉल लेटर में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, इनको बोलते हैं हम EG। क्या नहीं, फुल फॉर्म नहीं है, बस इसको इन्होंने नाम दे रखा है। जो ये साइंटिस्ट थे ना 2, ये वैन वेल्क वगैरह, इन्होंने इस पूरे के पूरे को कॉम्बिनेशन को EG कहते हैं और उसको T2G कहते होते हैं। क्लियर है। तो अब कह रहा है इस वाले केस में ना इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कहाँ से पढ़ना पड़ता है, कुछ ऐसे एक्सिस पे से। हमेशा XY लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये X है, ये Y होता है, ये Y एक्सिस है, ये एक्सिस, ये सबको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को ना ऐसे आना पड़ेगा या तो ऐसे आना पड़ेगा, कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल शेप में। तो इलेक्ट्रॉन बेचारे को क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। साइड से आने में इलेक्ट्रॉन्स को इस केस में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू इसमें यहाँ से आएंगे, यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स को इजी फील होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। बट किस शेप के लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल के लिए बात कर रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल की बात अभी हमने यहाँ पे नहीं करी है, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेंगी आपको कि किस में मुश्किल है, किस में आसान है। तो अब हम ड्रॉ करके देखेंगे फॉर टेट्राहेड्रल एंड बोथ ऑक्टाहेड्रल, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कि बस कैसे काम करती है। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखो फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नहीं, ये भी नहीं था, ये तो जनरल था, ये जनरल था, आपको सिर्फ बताया गया, इसमें कुछ भी नहीं था। फॉर ऑक्टाहेड्रल, और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही बनता होता था। फॉर ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो ऑक्टाहेड्रल की कैसे, तो इसके लिए बनाना है आपको ये लंबी सी लाइन बनानी है, ठीक है। इस लंबी सी लाइन को वी विल रिप्रेजेंट एज एनर्जी, ये ठीक है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब पहले एक बार सुन लो फिर बनाना। सबसे पहले कह रहा है कि पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल्स, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो सारे के सारे कौन से स्टेट में रहेंगे, सेम स्टेट में रहेंगे। मतलब उनका सबका एनर्जी लेवल क्या है, अभी बराबर है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी ऑर्बिटल्स नहीं भरे हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद ना अब आपको वही T2G, शेप तो अलग है, 3 की अलग थी, 2 की अलग थी। तो अब इसमें क्या रहा है, हमें बनाना है एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो एनर्जी ऑर्बिटल्स किसके फॉर्म पे बनाएंगे, बताते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके बेसिस पे ये बनना स्टार्ट होगा। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी एनर्जी, लीगेंड डिसाइड करेगा, लीगेंड पता है ना आप लोगों को, तो लीगेंड डिसाइड करेगा कि किस सेंट्रल मेटल के साथ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। तो जो अगर फॉर एग्जांपल इन तीनों की ज़्यादा होगी, इन तीनों की ज़्यादा हो गई, तो उनको वो अपने स्टेबल वाले चैम्बर में रख लेगा और बाकी दोनों को वो बाहर भेज देगा। अगर वीक लिगेंड्स कोई होगा तो वीक लिगेंड्स में XXY वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और DX² वाले वो दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड और सेंट्रल मेटल का जो अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो बनाइए ज़रा, हमको एक एग्जाम्पल बना रहे हैं जिसमें हमारे नीचे नीचे 3 बॉक्स बन रहे हैं, नीचे 3 वाले बनाएंगे हम, और ऊपर कौन से बना रहे हैं हम, 2 वाले बॉक्स बना रहे हैं। 2 वाले में क्या था, DX² -Y² और DZ का स्क्वायर, और ओवरऑल वी रिप्रेजेंट विथ EG, ठीक है। ये क्या था हमारा, DXY DYZ, और ये था हमारा DZX। इसको ओवरऑल कहते हैं हम
T2G के नेम से जानते होते हैं, इसको T2G के नाम से। ठीक है, तो ये वाले ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ये वाले क्या रहेंगे, स्टेबल। गर्मी तो नहीं लग रही, फैन बंद कर दिया है मैंने। ये क्या होंगे, स्टेबल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, फॉर्मेट पढ़ाया है कि अगर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको ऐसा सेटअप बना के दिखाना है। जैसे वीवीटी में भी था आपका इनर पेयरिंग, आउटर ऑर्बिटल पेयरिंग, इस तरीके की चीज़ें, तो सेम वैसे बनाना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं फॉर टेट्राहेड्रल, एंड यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही बात कर रहे हैं। बस ऑक्टा की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कर देंगे और बॉक्सेस चेंज हो जाएंगे, और कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाला। फॉर ऑक्टाहेड्रल, अब नेक्स्ट करेंगे हम फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, बस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और बॉक्स, यहाँ पे ये वाला बॉक्स आ जाएगा और नीचे से वो बॉक्स, मतलब बॉक्स चेंज हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएगा बस। हाँ जी, इसमें वो एनर्जी वाली लाइन का भी रोल है क्या? एनर्जी पहले सबकी सेम ही रहेगी। नहीं, वो बनानी है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा सब कुछ सेम बनाना है, टेट्राहेड्रल के लिए बना रहे हैं। बनाओ dxy, dyz और dxz, कौन सा होता है मैं ही नाम भूल जाती हूँ, dxz या zx, इसको क्या बोलोगे, T2G हो गया ऊपर, और ये dx² माइनस y² और dz², ये बन गया आपका EG। इस वाले केस में वो हो जाती है। एक चीज़ बताना भूल गई, पहले वाले में भी और इसमें भी बना लिया, इतना कर लिया चेंज। अब फर्स्ट वाले में भी लिख लेना, इसमें भी लिखना, मैं बताना भूल गई। देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है ना कुछ, तो इस गैप को क्या बोलते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो इसको गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इस गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फर्स्ट वाले में भी लिखना है, पीछे वाले में भी लिख लेना, मैं बताना भूल गई थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बन रहा है आप लोगों का, दोनों डब्बे के बीच में जो गैप आएगा वी कॉल्ड इट एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये गैप क्या, ये क्या शो करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये शो करता है हमारा एनर्जी गैप, ये शो करेगा हमारे पास एनर्जी गैप बिटवीन द जो T2G है और EG के बीच में एनर्जी गैप्स को शो करता होता है। चलो एक चीज़ आपको बस बता देती हूँ, लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख भी सकते हो, बट एनर्जी कितनी होगी, मतलब एनर्जी गैप जो है ये कितना होगा, वो डिपेंड करता है, वो लिगेंड डिसाइड करता है कि वो जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा उतनी ताकत से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ वो जाएगा। मतलब लिगेंड जो अट्रैक्शन कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन का, अगर वो जितनी ताकत से वो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन करेगा लिगेंड, जैसे वो ये लिगेंड होता है हमेशा, ये हमेशा क्या होता है, लिगेंड होता है, और ये कोई सेंट्रल मेटल होता है, तो ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतना ही गैप उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं कि लिगेंड ही डिसाइड कर रहा है कि एनर्जी गैप कितना होने वाला है दोनों डी ऑर्बिटल्स के बीच में, और इस एनर्जी गैप को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और कौन डिसाइड कर रहा है, रिपीट कर रही हूँ, ये लिगेंड कितनी ताकत से सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर सकता है। नहीं समझ आ रहा तो रिपीट करूँगी, बोल दो। कितनी पावर से? लिगेंड इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा जी। डेल्टा, इसको कैलकुलेट करना है ना, मुझे बताना भी तो आपको न्यूमेरिकल निकाल के, कि न्यूमेरिकल वैसे आएंगे नहीं कि इस दोनों में एनर्जी गैप है कितना। तो एनर्जी गैप हम किससे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जी से एनर्जी गैप हम निकाल रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हो? वही CF मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है उसको हाँ डेल्टा जी से निकालते होते हैं। कई बुक में डेल्टा H0 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिपेंड करता है बुक टू बुक। तो अब हम इसमें ना कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि किस किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भरेगी। मोस्टली d ऑर्बिटल्स की है तो आपको हमेशा 4 और 6 कुछ ऐसे आता है, तो हम D4 की भरेंगे। ठीक है, D4 की भरते होते हैं। इससे पहले कौन सा बनाया था आपने? ऑक्टाहेड्रल वाला बनाया था ना आपको। अगर मान लो D4 में ऑक्टाहेड्रल बॉक्स रहेगा तो बॉक्स के नेम पता है ना आपको? अपने कॉपी में देख लो, फटाफट दोबारा बनाना। जल्दी जल्दी बनाओ, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी। बना लिया? ऊपर 2 डब्बे थे आपके, ऊपर वाले डब्बे को हम कहते हैं Eg, नीचे वाले को T2G कहते होते हैं। ठीक है, उसका dx² माइनस y² और d का z² कह रहे होते थे। फिर क्या था? dxy, dyz और dzx, यही चीज़ें थी। सेम बना ली आप लोगों ने। अगर अब मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 4 मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में, आपको याद है ऐसे बना के फिर 5 आते थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भरा करते थे आपने वीवीटी में भरते, पिछले वाले थ्योरी में। तो इसमें मैं कह रही हूँ आपके पास कितने हैं? 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो 4 आपको क्या पता कि चारों इसमें ही भर दूँ मैं या एक ऊपर लेके जाऊं? कोई अभी तो कुछ पता नहीं हमें। इसमें तो वैसे 6 आ सकते हैं ना, फिल हो सकते हैं 6 के 6, तो हमें इसमें पता नहीं कितने भरे। तो पहले या आपको ऐसे भरना है, या एक यहाँ पे भरना है, या एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जाएगा। ये चीज़ें आपको पता है? अभी नहीं पता ना, तो ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि इसमें तो पहले के 6 के 6 भर सकते होते थे, बट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने बताया था ऐसा डायग्राम बना के, और बोला था कि वो नेक्स्ट चैप्टर के CFT में क्लियर होगा कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कंपाउंड देते हैं। डी ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसे भरना है या एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना है, ये चीज़ अभी हमें नहीं पता है। तो लिखो, ये डिपेंड करता है, लिखो वही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी depends on electron energy is that greater than CFSE or less than CFSE, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज की है या उससे कम है। ठीक है, ये D4 ऑक्टाहेड्रल का बनाया था आपने, ऑक्टाहेड्रल का था। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जानी है, वो कैसे आपको पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन की जो ताकत होगी, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके होते, लिगेंड के होंगे या किसी के होंगे, तो वो CFC जो पढ़ के आए हो आप, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, उससे ज़्यादा है कि कम है। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे नहीं पता चला कि किस में भरना होता है, तो अब नोट करके लिख लो कि कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम वाली चीज़ें हैं। अभी वही बता रहे हैं, अभी खुद ठीक करोगे ना। अभी तो हमने एक डेमो सा बनाया, हमें नहीं पता है। चलो, अगर लिखो यहाँ पे कि आपके पास क्या है, D4 वाले हैं। 2 पार्ट लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग
इलेक्ट्रॉन पेयरिंग CFSE से ज़्यादा है, मोर या ज़्यादा, आप जो भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। दूसरे बारे में लिख रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है वो CFSE से लो है। एक में ज़्यादा लिख दिया, एक में लो लिख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन की ताकत कितनी है, इससे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझाने के लिए समझाऊं कि एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, तो छोटा बच्चे के लिए वो आपको मैं बोलूँगी 2 सीढ़ी चढ़ के दिखाओ, ठीक है। तो अगर उस बच्चे की टांग लंबी होएगी तो वो 2 सीढ़ी क्या करेगा, ईजिली चढ़ जाएगा। एक पैर यहाँ रखेगा, दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे रख देगा। और जो छोटा होगा, मतलब जिस बच्चे के लिए वो गैप बड़ा होगा, तो क्या वो एक बार में चढ़ जाएगा 4 सीढ़ी 2 सीढ़ी? नहीं चढ़ पाएगा। तो इसमें वही समझ लो, ये आपकी क्या थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की ताकत इस फील्ड एनर्जी गैप से क्या है, ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, एक एक यहाँ पे रखेगा और दूसरे में कहाँ भाग जाएगा, ऊपर वाले बॉक्स में। क्लियर हो गया डाउट आपका? कब भागेगा, जब उस बच्चे का पैर उस गैप से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसका मन यहाँ रखा, एक कहाँ रखेगा, वो ऊपर रखेगा। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। जिसमें कम है वो बेचारे को पहले यहीं भरना है, ये भर जाएगा तब वो ऊपर वाले में जाएगा। नहीं भरा तो वो इधर ही पड़ा रहेगा, ऊपर वाला खाली रहेगा। ये लाइन भी आपको समझ आ गई होगी, लग रहा है बता देवेंद्र, आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाले में भी सेम होगा आपका। चलो टेट्राहेड्रल वाले में, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया था आपने, टेट्राहेड्रल वाले के लिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हाई होगी तो वही आ जाएगा। सेम लिख लो, ये किसके लिए बनाया आपने, ये लिखा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल का चार्ट है। ऑक्टाहेड्रल ठीक है। क्या वो निकालना बताया नहीं आपको, अभी बताएंगे उससे। वो जो आपको उस दिन क्या पढ़ा था, सीरीज पढ़ी थी आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के लिए, वहीं से निकल जाएगी वो, उसी से पता चल जाएगा। हम क्या कह रहे हो, डेल्टा जी जो स्ट्रॉन्ग है उसको पता होगा कि आपको उसके लिगेंड क्या करते हैं, बैक पेयरिंग करवा सकते होते हैं। क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी, उससे पता चल जाएगा आपको। ये क्लियर है आपको? टेट्राहेड्रल के लिए भी लिख लो, बस वैसे नॉर्मली लिख लो। कोई मुझे टाइम बताएगा कितना हो रहा है? 43 हो गया आज। चलो टेट्राहेड्रल का भी लिखो। टेट्राहेड्रल में लिख सकते हैं हम, D4 वाला सेम लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हाई है, ठीक है, इधर हाई वाला है, तो ये जाएगा हमारा Eg2 T2G2, मतलब नीचे वाले में। टेट्राहेड्रल का बॉक्स याद होगा ना आपको, नीचे कितने बॉक्स बन रहे थे, नीचे 2 ही बॉक्स बनते थे और इसमें 2, तो नीचे वाले में एक एक रहेगा, अगर हाई रहेगा तो ऊपर वाले में एक एक भेज देगा। और इसमें Eg4 T2G, अगर लो रहेगा तो उस बेचारे को पहले ही नीचे सारे भरने पड़ेंगे, 4 के 4 नीचे ही भरने पड़ेंगे। नहीं समझ आया सिर्फ? ये किसका बॉक्स था, ऑक्टाहेड्रल का। टेट्राहेड्रल वाले में नीचे कितने बॉक्स बनाए जरा देखिए फटाफट पलट के। नीचे 3 बनाए हैं आपने? नहीं, 2। हाँ नीचे 2 हैं, और 2 वाले का क्या नाम होता है, Eg। और ऊपर कितना बॉक्स बनाया होगा आपने, 3 बनाया होगा। तो अगर टेट्राहेड्रल वाले में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की क्या है, CFE से ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको भरने कितना है आपको, 4 की बात करी गई है ना, 4 की। तो वो एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, क्योंकि वो छलांग मार के जा सकता होता है। तो मैंने क्या लिखा, Eg में कितने भर गए, 2, और T2G में कितने भर गए, 2। अब सेम डब्बा यहाँ पे बनेगा, नीचे 2 बनेंगे और ऊपर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यही बन रहा है ना हमारा, ठीक है। तो अब आपको पता है लो है, ये छलांग मार सकता है, नहीं मार सकता ना, तो चारों के चारे बेचारे यहीं पर रहेंगे भरे हुए, ऊपर वाला डब्बा खाली, तो T2G 0। क्लियर है देवेंद्र? सेम है, हाँ वही है, उसी की प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, होमवर्क करके आए हो सिर्फ? कोई बात नहीं, दोबारा करवाना है तो है ही, बचोगे कैसे अब। फिर एक और क्वेश्चन था, प्रूफ तो नहीं कह सकते, कॉन्टिन्यूटी कह सकते हो।
कंटिन्यूटी कैसे, दोनों केमिस्ट्री +1 +2 की तो मिक्स ही है, अलग अलग तो कुछ है नहीं, सेम सेम ही है हमारे में। क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ इस पर, मैं भी क्वेश्चन भी करवाती आपको, जैसे उस दिन क्वेश्चंस करके भर दिए थे ना आप लोगों ने। समझ आ रहा है? बस पहले मुझे ये बताओ, तभी क्वेश्चन करवाने का फ़ायदा है। इसके बाद ना इसकी भाई थ्योरी है, पूरी थ्योरी लिखवानी है, तभी हम टाइम पूछ रही, टाइम कितना रह गया। थ्योरी के बाद आपके लास्ट जो चीज़ बनता है, लास्ट एक टॉपिक है वेबनर्स थ्योरी, वो पढ़ते हैं हम पहले, लिखवाने वाला काम करूँगी बाद में। ये CFT ख़त्म यहाँ पे। अब इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको कॉन्फ़िगरेशन वही लिखोगे 1s2 2s2 2p6, फिर लास्ट वाला जो नंबर बनेगा उन पे आपको क्या बनाना होगा, वो बनाना होगा CFT। और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो आपको VBT से निकालना आ ही गया है, VBT से किस तरीके से निकालते होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, वेबनर्स थ्योरी, वर्नर WERNER WERNER पोस्ट ऑफिस S थ्योरी। लिख लिया हेडिंग? अब इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे आपने, आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात पता है? ये सब चीज़ें भूलते तो नहीं आगे घर जाके? कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते हो दोनों? स्कूल जा रहे हो शिव? क्या हो रहा था स्कूल में ये भी बताओ मुझे। बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं पेपर, क्या आया नहीं आया। ऐसा भी होता है? इसके स्कूल में तो आता था, मैं तो खुश हो जाती हूँ। देवेंद्र का तो हमेशा आता है। कितने नंबर बनेंगे ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। देखते चीटिंग करी? चीटिंग नहीं करी आपने? किस चैप्टर का था? एक तो ये कोऑर्डिनेशन वाला था और एक फिफ्थ था। फिर इसके बाद वाला भी था? नहीं, फिफ्थ तो डी ब्लॉक है। फिफ्थ ही डी ब्लॉक है ना, जिससे पहले वाला डी ब्लॉक है, इसके बाद वाला डी ब्लॉक है। तो इसके बाद इसमें कोई और चैप्टर भी रहता है? मतलब मेरी तो बुक पुरानी है, तभी तुम लोग से पूछती, तुम लोग सही से बताते नहीं हो। नई किसकी है? इसके बाद ही है डी आपका, और लास्ट में इससे पहला है, सॉरी ये दो केमिकल काइनेटिक्स का था। चलो काइनेटिक्स तो नहीं बढ़ाया आपको, कोऑर्डिनेशन है। अच्छा उल्टा फुल्टा है, मेरे में पूरा उल्टा फुल्टा है। मेरे में तो 9 चैप्टर है पहले बुक में, सोचो इतना था, इतना पढ़ना था। फिर 9 पहले में और 7 दूसरे में थे, शायद 7 या 8 दूसरे वाली बुक में था। अब तो हाँ, सब तो खट ही गया आपका। फर्स्ट बुक का हमारा सिर्फ और सिर्फ रह गया है केमिकल काइनेटिक्स, और सारा ओवर हो चुका है हमारे पास। तो मैंने रात को मेल में देखे, कर दिया पेपर, बस ठीक है, देखती हूँ। हाँ मोशन में हो रही है रिएक्शन, मोशन में? किस में? काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में? नहीं नहीं, इजी है। सबसे बेकार यही था DNF। अगर ये हो गया ना आप लोग का तो सब हो गया। आपको तो आया एक्सप्लेन वाई CFT वाला, मैंने यही क्वेश्चन तो नहीं लिखा था NCERT वाला, एक्सप्लेन वाई CFT कंटेन्स। नहीं, इसमें आयरन वाला दिया है इन्होंने, मैंने सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप एक दिन पहले हम करते ना तो शायद ये भी सेक्शन C का जो पहला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, NCERT का दिया है उन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स तो काफी कर दिया क्या? काइनेटिक्स तो तब नहीं लगता जब काइनेटिक एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वही मोशन में नहीं होता। ऑक्सीडेशन, वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आपने? सही है पक्का? CN का लर्न करके गए थे, कितना होता है? क्यों गलत किया? अगर आप सही करके तो मैं इतनी खुश होती। IUPAC नेम करना आता था? पक्का? ठीक है। पेंटा, एक्वा, नाइट्रो, अमाइनो वाला, अमाइनो MM लिखा भी है ना, देना नंबर आपको, आप भी को पीटूंगी। कोऑर्डिनेट एंटिटी की डेफिनेशन भी लिखवाई हुई थी मैंने, ये मुझे नहीं लग रहा लिख के आया हो। मैंने रेट कांस्टेंट वाला करा, ऊपर वाला क्यों नहीं किया? मैं पढ़ा नहीं, मतलब आपको रटवाना पड़ेगा मुझे। बाकी तो पेपर आपको ठीक है, चिलेटिंग ले, ठीक है। फिर तो उतना मुश्किल नहीं था पेपर। कितने नंबर बने? 10-12? इतने तो बन जाएंगे, तो इतने भी बनने चाहिए, देखती हूँ। चलो लास्ट है हमारा, क्या पढ़ रहे हैं? वेबनर्स
थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इस वेबनर थ्योरी में हमारे पास हमें बस एक ही चीज़ जानना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होती है ना, वो अपनी मतलब अपनी जो 2 वैलेंसी होती है उसको पूरा करना चाहते होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ोगे, मैं लिखवा भी दूंगी, जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है हमारा, वो अपनी 2 वैलेंसी, सेंट्रल मेटल एटम कह लो या आयन कह लो, ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई या पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं। अब प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है, बस यही चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है Fe, इसमें लिगेंड वगैरह पहचान जाओगे। लिगेंड कौन है, जो डब्बे में है बेचारा लिगेंड है, और ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है। हमें हमेशा पता है कि आयरन क्या है, +3 स्टेट में है यहाँ पे। तो अब आयरन को सबसे पहले कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर निकला हो जाएगा उसे, क्लोरीन जो है सेंट्रल मेटल, ये क्या है इसका लिगेंड। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोरीन कितना है, 3 है ना, क्लोरीन 3। तो ये इसकी कौन सी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात कर दी। ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, जो मतलब लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही जो चीज़ लगी हुई होगी हमारी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर है, ये ऐसा ही होता है इसके अंदर। सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी समझ गए आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब आपका ये पूरा का पूरा ओवरऑल चार्ज, अब देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 और 3 है। आपको इसी से निकालते थे ना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ओवरऑल आयरन की वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, दोनों Cl भी करेंगे और H2O भी करेगा। तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी हमेशा साथ वाला लिगेंड है आपका, और सेकेंडरी के लिए ओवरऑल जितने लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो लिगेंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और एग्जांपल भी अगर आप करके देखो, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ Fe है और इसके साथ H2O है, ज़्यादा नहीं है, और हमारे पास Cl को हमने बाहर निकाल दिया है, Cl को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। तो इस केस में Fe के लिए प्राइमरी वैलेंसी कौन पूरा कर रहा होगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। Fe के लिए प्राइमरी वैलेंसी कौन पूरा करेगा, H2O पूरा कर रहा होगा। ठीक है, सेकेंडरी में काउंटर आयन और लिगेंड दोनों जो हैं वो दोनों इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो वेबनर्स थ्योरी के अंदर। मेटल्स एग्जिबिट्स 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, लिख लो देवेंद्र, बस उसका छुट्टी हो जाएगी। मेटल्स एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज in the formation of complexes. Metals exhibits 2 types of valencies in the formation of complexes. पहला लिखो प्राइमरी वैलेंसी, देखो प्राइमरी वैलेंसी corresponds to the oxidation number. Primary valency corresponds to the oxidation number of the metal and are satisfied by anions इसी का सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी का सेकेंड पॉइंट है, दीज आर आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। दीज आर आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। सेकेंड लिखो सेकेंडरी वैलेंसी। पहली वाली में हम किस पे बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, तभी मैंने आयरन का क्या लिखा था कि +3 थी, ये आयरन की क्या थी, ऑक्सीडेशन
नंबर पे बात करी थी। सेकेंड वाली में हम क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करेंगे सेकेंडरी में। पहले रिपीट कर रही हूँ, लाइन समझ लो। पहली वाली में क्या बात करी थी मैंने, प्राइमरी वैलेंसी किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन नंबर पे। इसकी जब निकालोगे ना सब कुछ करके तो +3 आएगी, तो +3 को कौन सेटिस्फाई करेगा, कोई भी सेटिस्फाई कर देगा, तो ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी में मैंने क्या बोला, लिगेंड का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी किस पर डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। लिखो, द सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम जो भी लिखो, कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, corresponds to the coordination number and satisfied by ligands, full stop। next point बनाएंगे, these are non ionizable and directionable, मतलब इस ये घुलते भी नहीं है, आयन में टूटते भी नहीं है। these are non ionizable एंड डायरेक्शनल, डायरेक्शन से इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें होता है कि प्रॉपर कि हाँ ये इसके साथ वाला कर रहा है या कौन कर रहा है, इसका इसमें कोई नहीं है, पूरा का पूरा है, तो इंटायर का इंटायर काम करेगा। सेकेंड पॉइंट लास्ट में लिख लो, हेंस ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय दीज वैलेंसीज। ज्योमेट्री याद है कि मतलब sp2 होगा, sp3 होगा, वो इन पे। हेंस ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय दीज वैलेंसीज, ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय दिस वैलेंसीज। अब मुझे टाइम बताना, थ्योरी रह गई है हमारी CFT के, थ्योरी रह गई, थ्योरी के 3 पॉइंट्स रह गए हैं और लिमिटेशंस रह गई हैं आपकी। डिसाइड बाय दीज वैलेंसीज, जो वैलेंसीज इनकी प्रेजेंट होती है। 20 मिनट्स पहले आ जाते तो वो हो जाती आपकी सारी की सारी। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पूछने दो, अभी जाने थोड़ी ना दूँगी, रुक जा 1 मिनट रुकना। 9th में अभी 3 ही आई है ना, 5-10 मिनट्स ले लूँ, 5 मिनट्स, ठीक है, इधर ही बैठाना, रुक जाओ थोड़ी देर में पी लेना। आप लिखो, आप थ्योरी ऑफ CBT, जितना लिखा जाएगा उतना लिखेंगे, फिर हम CBT नहीं था, CFT था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थे। इसके अंदर लिखो, इन दिस ligands are treated as point charges, in this ligands are treated as point charges in case of anions and dipoles। डाइपोल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट पढ़ लिया क्या देवेंद्र आपने, डाइपोल वगैरह पढ़ लिया, अभी रहता है, अभी स्टार्ट नहीं किया ना। इन दिस लाइगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस एंड डाइपोल्स इन द केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ एनायंस, हाँ, जहाँ पे भी मतलब लिगेंड्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट चार्ज। और डाइपोल लेते हैं किस केस में, जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। डाइपोल्स इन द केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। डन है, ठीक है। मेरी तो हैंडराइटिंग ही नहीं समझ आती, वरना मैं आप लोगों को फ्री कर देती। लिखवाऊँ आगे, ये रुक जाओ, लिखवा दो। मैं सोच रही हूँ मैं भेज देती हूँ, लिख लेते अगर आप लोग, वो भी बेटर ऑप्शन होता, ठीक है। शायद आपको समझना है, फिर इसका समझाने वाला पार्ट है वो, जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे सितंबर का सिलेबस वगैरह बताइए कि किसके क्या आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर उसके बेसिस पे मैं स्टार्ट करूँगी। नहीं आया, फर्स्ट चैप्टर की, हमारे फर्स्ट वॉल्यूम की बस केमिकल काइनेटिक्स रह गई है। बोलोगे तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूँगी, नहीं तो अमाइंस या एल्डिहाइड में से कुछ स्टार्ट करूँगी। किसी का कोई सिलेबस को कुछ नहीं पता तो वॉल्यूम 1 ख़त्म कर देती हूँ पूरी। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स छोटा सा चैप्टर रह गया, वो ख़त्म करते हैं हम। आप पुराना अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और तुम्हें क्या बोलूँ, वो पढ़ रहे हो,
जो बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह स्टार्ट कराया था। नोट्स हाँ वो कर लेता हूँ थोड़े से। कितने थोड़े थोड़े करते होते हो। वो मेरी ना फाइल्स वगैरह इनकम्प्लीट है ना, अभी वो भी कर रहा हूँ सारी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस कर लेना। ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज इतने पे क्वेश्चन आंसर्स हम, अब जो पार्ट